कहानी है जयपुर लोकसभा सीट की, जहां पर इस बार भाजपा ने एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदला, लोगों को उम्मीद थी कि महिला के बाद महिला ही आएगी, लेकिन यहां पर भी एक पुरुष प्रत्याशी है। जयपुर लोकसभा सीट के किस्सों की बात अगर करें तो यहां से गायत्री देवी 3 बार लोकसभा सदस्य रहीं, स्वतंत्र पार्टी बना करके बनी। उसके बाद जो भी महिलाएं चुनाव लड़ी, सीपीआईएम, कांग्रेस, उनको उतना समर्थन नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। इसलिए जयपुर लोकसभा सीट का नाम लेते ही पुरुषवादी सोच की बात आती है। लगातार यहाँ पर पुरुष ही चुनाव लड़ते रहे कांग्रेस और भाजपा से, लेकिन महिलाओं को नकारा गया। अब हमारे साथ मौजूद हैं नवीन चौधरी, से समझते हैं कि राजस्थान में जब जयपुर की बात आती है तो कैसे यहाँ पर जयपुर में महिला जो प्रत्याशी होती हैं वो जीत नहीं पाती हैं। बहुत दिनों के बाद भाजपा ने पहली बार यहाँ पर महिला प्रत्याशी उतारा, क्या लगता है आपको, क्या वजह है? देखिए सर, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा और सबसे पहले मैं लोकसभा की बात करूं उससे पहले जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह की बात करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के 67 साल के इतिहास में सिर्फ 2 लड़कियां जो हैं छात्र संघ अध्यक्ष चुनी गई हैं। लेकिन उपाध्यक्ष हो, महासचिव हो, संयुक्त सचिव हो, ये लड़कियां चुनी जाती हैं। लेकिन जब वही लड़की जो कि भारी बहुमत से महासचिव जीती हो वो अध्यक्ष नहीं बन पाती है। तो ये एक मानसिकता जो है ये तो रही है हमारे यहाँ की कि यहाँ पर महिलाओं का हम प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। ये सोच हमें नजर आती है विश्वविद्यालय के अंदर भी। और अब विश्वविद्यालय के अंदर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। आज से अगर आप 10 साल पीछे जाएं तो यहाँ पर एक तरह से शेखावाटी का और इस पूरे क्षेत्र का जो है विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आया करता था। अब वो डिवाइड होने लगे हैं। तो ये माइंडसेट हमें इस पूरे क्षेत्र में नजर आता है। माइंडसेट बदला, लेकिन यहाँ पर जो गायत्री देवी की ही पोती हैं, दिया कुमारी डिप्टी सीएम हैं, उन्हें विद्याधर नगर से लाया गया, जयपुर जिले की ही विधानसभा सीट है। क्या लगता है कि जो सियासत की बात करते गायत्री देवी की तमाम चर्चाएं होती हैं, उन्होंने अपने दम पे पार्टी बनाई, खुद अपना एक वजूद बनाया, उस तरह से कोई एक बड़ा नाम यहाँ महिलाओं में नहीं आ पाया? राजनीति में मुझे लगता है कि पार्टीज में हमेशा से ये प्रभाव रहा कि पार्टीज महिलाओं को मौका भी नहीं दे रही है। कि जब हम बात कर रहे हैं जयपुर की, गायत्री देवी का अपना एक व्यक्तित्व था। गायत्री देवी किसी पार्टी की मोहताज नहीं थी। गायत्री देवी ने अपने दम पर, उनकी एक छवि थी, उनके नाम पर स्वतंत्रता पार्टी से वो चुनाव जीतती हैं। उसके बाद जब वो जुड़ती हैं जनसंघ से, भाजपा से, उनका प्रभाव यहाँ नजर आता है। तो वहाँ पर पार्टी नहीं, वहाँ पर गायत्री देवी का प्रभाव था। दिया कुमारी उसी परिवार से होने की वजह से उस प्रभाव को कंटिन्यू करती हैं और वो प्रभाव हमें नजर आता है। तो एक तो जो है परिवार का प्रभाव है। अब बात करें दूसरी, जो आपने कहा कि महिलाएं यहाँ पर नहीं बनी। गायत्री देवी के बाद आप देखें तो किस पार्टी ने महिला को यहाँ पर टिकट दिया है? 2019 को छोड़ दीजिए अगर, तो कांग्रेस ने यहाँ पर महिला को टिकट दिया। बाकी अगर हम निर्दलीय की एक से छोटी मोटी पार्टी की बात करें, जनता दल जब हुआ करता था राजस्थान में तो जनता दल ने टिकट दिए। लेकिन इन पार्टीज का वोट बैंक कितना है? तो कई बार तो ऐसा हुआ कि आप बस चेहरा दिखाने के लिए दे रहे हैं, जिताने के लिए नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस जब देती है, क्योंकि यहाँ पर सीधी फाइट इन दो पार्टीज के बीच में है। ये ऐसा ही है कि उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम 40 महिलाओं को टिकट देंगे, उन्होंने टिकट दिया क्योंकि आपको पता है आप चुनाव तो जीतने वाले नहीं है, तो एक प्रोपेगेंडा फेंक दीजिए। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर ऐसा ही रहा कि सीपीआई ने दे दिया, जेडी ने दे दिया, जीतना तो है नहीं, दे दो किसी को। ज्योति खंडेलवाल को पहली बार मिलता है, उसके बाद नहीं मिला। अब मंजू शर्मा जी को यहाँ पर मिलता है, तो हमें जीत तो देखने को मिलेगी। एक फैक्टर संतोष जी मैं और जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पे महिला पुरुष के अलावा बीजेपी का फैक्टर भी बहुत स्ट्रांग है। गायत्री देवी के बाद 2 बार कांग्रेस जीती है। एक बार जब 1984 में नवलकिशोर शर्मा जी जीते थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद एक लहर थी, वो एक दौर था। और दूसरा महेश जोशी जी बीच में एक दौर में जीते और बड़ी मुश्किल से वो जीते थे। इसके अलावा यहाँ पर बीजेपी का ही वोट बैंक रहा है। आप कभी भी देखें, गायत्री देवी 77% वोट लेके आई थी जब पहली बार चुनाव जीती थी। हालांकि उनका वोट कम होता गया, लेकिन आखिरी वोट परसेंटेज जो उनका था, जो उनका आखिरी चुनाव था, उसमें भी 56% के आसपास उनके वोट थे। यही स्टोरी हम आगे कंटिन्यू होते हुए देखते हैं कि जब गिरधारी लाल भार्गव चुनाव लड़ते हैं, गिरधारी लाल भार्गव 54%, 56-58% के बीच में चलते हैं पूरी तरह से हर चुनाव के अंदर। तो बीजेपी जो है यहाँ पर 50% से ज़्यादा वोट तो अकेले बीजेपी हर चुनाव में लेके जा रही है। महेश जोशी जिस चुनाव में जीते थे उसमें बीजेपी का वोट घटा, लेकिन महेश जोशी 50% वोट नहीं ला पाए थे। महेश जोशी 48% पर रह गए थे। तो ये भी एक फैक्टर आपको देखना पड़ेगा कि जयपुर के अंदर बीजेपी का ही बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि जब जब जयपुर लोकसभा क्षेत्र की बात आती है, किस्सों में जाते हैं हम, चुनावी किस्सों की बात करते हैं, तो उसमें गायत्री देवी का ही एक बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। अब जिस तरीके से कहते हैं परसीमन के बाद कई सारे सीटें इधर हुई, विधानसभा की कई सारी सीटें उधर हुई, कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया। इस बार भाजपा ने
तमाम प्रयास किया कि कई सीटों पर महिलाओं को उतारा जाए, 5 सीटों पर दिया भी है। तो जयपुर के इतिहास में और क्या लगता है, क्या कहानियाँ, क्या किस्से यहाँ पर दिमाग में आता है? लोग कहते हैं कि गिरधारी लाल भार्गव स्कूटी से जाया करते थे। उनको 2 चीज़ें याद रहती थी, तीये की बैठक है और किसी के जन्म में जाना है। जन्म और मरण उनका पूरा एकदम तैयार रहता था। उनकी किस्सों कहानियों को लेकर अगर देखा जाए तो किस तरीके से जयपुर को आप रिफ्लेक्ट करते हैं? भार्गव जी की जो मेरी पहली मेमोरी है, मतलब मेमोरी वैसे बहुत सारी, जो निजी एक मेरा उनसे संवाद हुआ, मेरे किसी मित्र को कोई कागज साइन करवाना था। पहले एमपी एमएलए से अटेस्ट हुआ करते थे, तो मैं उन मित्र को लेके और उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचा, उन्होंने कागज देखा, करूंगा लेकिन पहले मेरे साथ चलो। तो कहाँ जाना, उनकी जीप में हम बैठे, बीजेपी कार्यालय पहुंचे, वहाँ रक्तदान शिविर हो रहा था। तो उन्होंने जो है वहाँ जो भी रक्तदान शिविर करा रहे हैं, उनको कहते हैं मेरी तरफ से 2 और जमा करो। तो अपनी गिनती पूरी करवा रहे थे कि 2 का आप ब्लड डोनेशन करवाओ। जब हमने दे दिया, उसके बाद उन्होंने हमारे कागज साइन कर दिए। तो वो इस तरह से बड़े कनेक्टेड रहे इधर भी। लेकिन शादियों के अंदर जब मैंने देखा, अपने बचपन में भी उनको देखा, स्कूटर पे आते थे बड़े आराम से, स्कूटर पे आए, वो टीका लगाया। उनके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध था कि जिसका कोई न पूछे हाल, उसका गिरधारी लाल। तो ये उनके नाम के साथ था गिरधारी। लेकिन शादियों के अंदर जब मैंने देखा, अपने बचपन में भी उनको देखा, स्कूटर पे आते थे बड़े आराम से, स्कूटर पे आए, वो टीका लगाया। उनके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध था कि जिसका कोई न पूछे हाल, उसका गिरधारी लाल। तो ये उनके नाम के साथ था। गिरधारी लाल भार्गव जी के बारे में एक मजेदार चीज़ ये रही कि ज़रूरी नहीं है कि आपका काम होगा उनके पास जाने से, लेकिन आपके काम को मना नहीं करेंगे। वो अपनी तरफ से उस पर रिमार्क तो जरूर लिखेंगे कि ये काम होना चाहिए, काम हो ना हो। तो निराश किसी को नहीं करना है। यहाँ पर बहुत सारे जो है लाशें होती थी, मृत्यु हो जाती थी लोगों की, जिनको कोई नहीं जानता, जो पहचान में नहीं, जिनकी कोई पहचान नहीं है, उनकी अंतिम क्रिया करवाना, हरिद्वार उनको ले जाना, इसको धर्म का कार्य माना गया और गिरधारी लाल जी से लोग उससे जुड़े। अगर किसी के घर में शादी है, उनको आपने न्योता दिया है, तो सब काम छोड़ के पहुँचेंगे, चाहे रात को पहुँचें, 1 बजे पहुँचें, वो पहुँचेंगे ज़रूर। कहीं मृत्यु हो जाए तो वहाँ पर वो पहुँचना। तो गिरधारी लाल भार्गव का जो कनेक्शन था लोगों के साथ, आम आदमी के साथ, किसी को ये नहीं लगा कि कोई बहुत बड़े नेता हैं। हमेशा वो अपने बीच के आदमी थे। और ये वजह थी कि जब भवानी सिंह जी चुनाव लड़े उनके और जब सामने। इस सीट पर उसके पहले जो है महारानी गायत्री देवी चुनाव जीतती रही, उनका एक अपना ग्लैमर था, एक ऑरा था, उसको लेकर गिरधारी लाल ने कितना कैरी किया होगा, लोगों से कैसे कनेक्शन बनाया होगा। एक सामान्य सा व्यक्ति, बताते हैं स्कूटर से चला करते थे, आपने बताई, उसको कैसे आप देखते हैं कि एक महारानी की सीट और फिर उसी सीट पर गिरधारी लाल भार्गव जैसा जमीनी आदमी? मुझे लगता है कि एक जहाँ पर महारानी गायत्री देवी के समय के साथ ही जो है एक झुकाव उनकी तरफ हुआ। तो महारानी गायत्री देवी ने जिसको आशीर्वाद दिया, वो उसके तरफ हो गए। तो भवानी सिंह जी जब उनके बेटे खुद यहाँ से चुनाव लड़े, कांग्रेस के प्रत्याशी, हार गए वो हार गए। जब वो लड़े थे तो ऐसा लगने लगा कि अब माँ क्या करेंगी, माँ तो बेटे के साथ होंगी। लेकिन उस समय भी आशीर्वाद उनका गिरधारी लाल जी के साथ था। और गिरधारी लाल जी ने उस समय भी मेरे ख्याल से 80-90 हज़ार वोट, मुझे नंबर अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन लाख वोट के आसपास का था, जहाँ भवानी सिंह जी हार गए। क्योंकि जयपुर में आपकी राजपूतों की संख्या अच्छी है, ब्राह्मणों की संख्या अच्छी है, और राज परिवार जिसका इतना रुतबा है, वो रुतबा यहाँ पर एक आम आदमी के आगे खत्म हो गया। अच्छा, इसी सीट से कई छात्र नेता भी आए, रघु शर्मा, प्रताप सिंह खचरियावास, जीत नहीं मिल पाई। लेकिन जो एक औरा था, जो स्कूटर की बात हो रही है, जो एक तीये की बैठक की बात आप कर रहे हैं, अपन हम कर रहे हैं, वो एक औरा तोड़ नहीं पाए। तो जयपुर की जनता थोड़ा सा मुझे लगता है कि दूसरे फ्लेवर की चीज़ों में विश्वास करती है। छात्र नेता दोनों, रघु शर्मा और प्रताप जी हालांकि बड़े नेता बने बाद में, फिर चुनाव मैदान में, क्या मानते हैं, क्या वजह रही? कनेक्शन नहीं हो पाया युवाओं से? प्रताप सिंह जी का बहुत अच्छा था। उनका मुझे कैंपेन मुझे याद है, जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे। इनफैक्ट पहले वो विधानसभा का लड़े थे और निर्दलीय लड़े थे उस समय वो। तो ऐसा माहौल बना था, छात्रों की जो भीड़ थी, ऐसा लगने लगा कि ये चुनाव जो है अब प्रताप सिंह खचरियावास जीत जाएंगे। लेकिन राजस्थान, जयपुर में विशेष तौर पर मुझे लगता है कि पार्टी के प्रति जो है लोगों की निष्ठा अधिक है, बजाय कि किसी व्यक्ति के। इसका एक उदाहरण मैं आपको सांगानेर विधानसभा का देता हूँ। सांगानेर विधानसभा में बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, घनश्याम लोकसभा में तिवारी सीम आती है। जी। तो आप घनश्याम तिवारी जी की हम बात कर रहे हैं, तो घनश्याम तिवारी जी जो है बहुत बड़े मार्जिन से जीता करते थे सांगानेर से, और 1.5 लाख के आसपास का उनका मार्जिन हुआ करता था। वही घनश्याम जी जिस दिन छोड़ देते हैं बीजेपी और अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 11,000 वोट पर निपट जाते हैं। तो इस चीज़ फैक्टर को भी यहाँ ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे एक लगता है कि बीजेपी के साथ जो लोगों का कनेक्शन रहा, प्रत्याशी ही नहीं, यहाँ बीजेपी के साथ भी, यहाँ पर पार्टी का एक वोटर जो है वो है काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ। तो यहाँ सिर्फ प्रत्याशी एक फैक्टर मुझे नहीं लगता, प्रत्याशी का कनेक्शन, साथ साथ उसका जुड़ाव। दूसरा, जयपुर के लोग बड़े धार्मिक हैं, इस फैक्टर को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मोती डूंगरी, गोविंद देव जी, तमाम चीज़ों को आना चाहिए उसमें। तारकेश्वर महादेव, गोविंद देव जी, मतलब जो पुराने शहर में लोग रहते हैं, अगर उनका दिन वहाँ से शुरू होगा तो ही दिन शुरू होता है। नहाने के बाद 5-6 बजे वो पहले वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर दिन शुरू करते हैं।
ये जो सारे प्रत्याशी रहे, ये प्रत्याशी इन जगहों से जुड़े रहे हैं। तो जयपुर में कई बार ये भी फैक्टर होता है कि परकोटे के अंदर का प्रत्याशी और बाहर का प्रत्याशी। तो गोविंद देव जी जाके दर्शन करना जो है, ये अपने आप में प्रत्याशी का एक बहुत बड़ा चुनाव प्रचार हो जाता है। तो यहाँ के लोगों का जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट के साथ कनेक्शन बीजेपी के प्रत्याशी हमेशा ज़्यादा कर पाए। एक आखिरी सवाल करूंगा कि जयपुर की जैसे ही सत्ता की बात आती है, सियासत की बात आती है, तो दो तीन चेहरे याद आते हैं। आपको क्या लगता है कि एज ए चुनाव विश्लेषक के तौर पे अगर आपको देखा जाए, तो जयपुर शहर को लेकर के कितना आपके मन में उत्साह आता है कि नहीं नहीं चुनाव तो बहुत टफ होगा, क्लियर होगा, आसान होगा, या वो कहानियाँ फिर याद आने लगती हैं? जयपुर में ऐसा नहीं लगता। जब मंजू शर्मा जी को भी टिकट दिया गया, तो मंजू शर्मा जी का चूंकि नाम नहीं लोग ज़्यादा जानते हैं, पार्टी से जुड़ी रही हैं, हालांकि वो भंवर जी की बेटी हैं, भंवर जी को भी काफ़ी समय हो चुका अब उनको गए हुए, तो लोग कहीं न कहीं भूलना शुरू हो चुके थे। इसके बावजूद मंजू शर्मा को देना कहीं न कहीं बीजेपी का ये भी स्ट्रेंथ दिखाता है कि जो उन्होंने इस बार बात की थी कि महिलाओं को टिकट देंगे, तो उन्होंने एक सुरक्षित सीट पर महिला को उतारा है, ये एक फैक्टर आता है। प्रताप सिंह जी जब उनके सामने आते, प्रताप सिंह जी का व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा करिश्माई है मुकाबले मंजू शर्मा जी के। लेकिन प्रताप सिंह जी इस सीट पर अपना हाल देख चुके हैं, एक बार नहीं दो बार। तो वहाँ पर जो है उनका ये मानना है कि आप उनका स्टेटमेंट देखें जब उनको टिकट दिया था कि मैं टिकट मांग नहीं रहा था, तो उनकी जो बातों के अंदर ही कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही थी। और संभवतः वही कारण है कि बीजेपी के साथ जयपुर की जनता ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर मंजू शर्मा के साथ वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर चला जाएगा। प्लस जातिगत समीकरण भी बहुत स्ट्रांग है। जयपुर ब्राह्मण बनियों का जो है एक तरह से शहर है, तो अगर जातिगत समीकरण पर जाएँ तो वो भी यहाँ पर फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये कहानी है जयपुर लोकसभा सीट की, किस्सा है जिसको हम नवीन चौधरी से समझ रहे थे कि यहाँ कौन-कौन सी वो वजहें हैं, कौन-कौन सी वो बातें हैं जो इस पूरे सियासत को यहाँ पर रंगीन करती हैं, बदलाव करती हैं और एक नया फ्लेवर पैदा करती हैं। इस बार मंजू शर्मा की उम्र अगर देखी जाए तो 65 साल है और उनसे बहुत छोटे लगभग 50-55 साल के जो है प्रताप सिंह खचरियावास मैदान में हैं। दोनों की लड़ाई उम्र को अगर देखा जाए, बात वही आती है, पार्टी की फैक्टर आती है, यहाँ पर वोटों का कनेक्शन आता है, मंदिरों की बात आती है। हालाँकि प्रताप सिंह जब सिविल लाइन चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने पैदल यात्रा की थी गोविंद देव जी तक बिना चप्पल पहने हुए, लेकिन वो भी काम उनके आया नहीं। तो यहाँ बहुत ही दिलचस्प किस्सा सामने आता है कि जब गायत्री देवी निर्दलीय चुनाव जीत सकती हैं, वैसे ही यहाँ पर कांग्रेस ने तमाम ऐसे लोगों को उतारा, लेकिन वो चुनाव हारते चले गए। रघु शर्मा हो, प्रताप सिंह खचरियावास हो। तो जयपुर के किस्सों कहानी का ये पहला जो पार्ट है वो हमने पॉलिटिकल साइंस विभाग के सामने शूट किया है, जिसमें हमने ये बात समझने की पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से जयपुर में किस्सों कहानियों का दौर चलता रहता है। एबीपी के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।